चलो देखो देखो यहाँ पर हमारे पास रिलेटिविटी शुरू हुई थी, अब जाकर के तुम्हारी ट्रू रिलेटिविटी शुरू हुई है। जरा सुनो क्या क्या देखा इसमें। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि लॉरेंट्ज के ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट्ज ने बताया कि अगर हमारे पास कोई एक फ्रेम लगभग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, मतलब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो यहां पर हमारे पास रिलेटिविटी के बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं जो तुम्हारे दिमाग में फीड है। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मल रिलेटिविटी, ठीक है, वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास रियल रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब क्या होता है जरा सुनो। यहां पर सबसे पहले देखा कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है x इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस बी टी, ठीक है, या x डैश बराबर होता है x माइनस बी टी। तो यहाँ पे लॉरेंट्ज ने बताया कि अब ये हमारे पास इसके प्रोपोर्शनल होगा, और अगर प्रोपोर्शनल होगा तो हमें इस कांस्टेंट k को लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर लॉरेंट्ज ने पूरा फोकस डाल दिया इस कांस्टेंट k की वैल्यू निकालने पे, और k की वैल्यू हमारे पास आती है 1/√1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल करके आता था। ठीक है, आगे जरा सुनो। अगर हम इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ध्यान सुनना, यहाँ पे पिछले टर्म पे इसी चीज को सिखाया था कि जो एलएचएस में होता है वो तुम्हें अननोन होता है, वो निकालना होगा। अच्छा, यहाँ पर जो आरएचएस देख रहे हो ये नोन होता है, ये तुम्हें पता है। अच्छा, जो आरएचएस होता है तुम उसी फ्रेम में हो, मतलब तुम यहाँ पर एस फ्रेम में हो और तुम्हें डाटा एस डैश फ्रेम में निकालना है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट आता है। अच्छा, अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मान लो तुम इस एस डैश फ्रेम में हो, वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, सोचो जरा, अगर तुम एस डैश फ्रेम में हो, वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, और फिर तुम्हें फ्रेम एस का डाटा स्टडी करना है, तो क्या करना होता है। तो यहाँ पर तुम्हें, अब जरा समझ रहा हो, यहाँ पर एक्स डैश है, यहाँ पर एक्स है। अगर तुम फ्रेम एस डैश में हो तो अब ये एक्स डैश तुम्हारे लिए नोन हो गया, एक्स तुम्हारा अननोन हो गया। तो अब तुम्हें एक्स निकालना है, एक्स के लिए रिजल्ट आता है एक्स डैश और ये वी टी। अगर तुम इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से भाग रहे हो तो तुम्हारे लिए ये फ्रेम अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से भाग रहा है, मतलब यहाँ v की जगह माइनस v रखना पड़ेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास कांस्टेंट क्या आता है जिसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो अब जरा समझना, ये हमारे पास लॉरेंट्ज के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, मतलब फ्रेम एस से फ्रेम एस डैश में, फ्रेम एस डैश से फ्रेम एस में, ये हमारे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिसमें एक कांस्टेंट k आता है, k की वैल्यू निकाल दी थी। ठीक है, जैसे ही k की वैल्यू निकाली थी तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले निकल करके आए थे, जरा देखते हैं क्या क्या। ठीक है, देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला आ चुका है, एक फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, x माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला तैयार हुआ। एक और फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू एक्स डैश, माइनस की जगह प्लस और t की जगह t डैश अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर तुम्हें x पता है, x पता है मतलब तुम कौन से फ्रेम में हो, तुम फ्रेम s में हो, फ्रेम s में हो और तुम्हें डाटा चाहिए फ्रेम s डैश का। ठीक है, तो x को x डैश में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला। अगर तुम यहाँ पर x डैश में हो, मतलब फ्रेम s डैश में हो, तो तुम्हें x डैश पता है, x डैश पता है तो तुम्हें इसे कन्वर्ट करना है फ्रेम s में और x में। तो x का x डैश के टर्म में ये फॉर्मूला निकलता है। ध्यान रखना, जब तुम फ्रेम s डैश में होगे तो तुम्हारे लिए फ्रेम s अपोजिट डायरेक्शन में माइनस v से मूव करेगा, माइनस v से मूव करेगा तो माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारे पास, और टाइम t की जगह अब हमारे पास ये t डैश निकल करके आएगा। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला। अच्छा, ये हमारे पास पोजीशन का ट्रांसफर हुआ एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में। अब इसी चीज को हम टाइम में कंपेयर करते हैं। ठीक है, यही ट्रांसफर हम जरा टाइम में लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कैसे कैसे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, चलो जरा देखो जरा। अब देखो तुम्हारे आर्टिकल में एक इक्वेशन आई थी, उस इक्वेशन को जरा देखो। जहां पर पिछले टर्म पे आर्टिकल छोड़ा था तुम्हारे पास एक इक्वेशन आई थी, t डैश इज इक्वल टू के टी प्लस 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ पर था v या k इंटू वी। ये तुम्हारे पास रिजल्ट था। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, यहां पर तुमने एक इक्वेशन छोड़ी हुई थी, उस इक्वेशन को जरा देखते हैं।
इक्वेशन थी तुम्हारे पास टी डैश इज इक्वल टू के टी प्लस 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन में था के वी और ये एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। इस इक्वेशन से हमें रिजल्ट निकालना है टी में और टी डैश में। अभी कौन से रिजल्ट आए थे, एक्स और एक्स डैश में रिलेशन आया था, अब हमारे पास आएगा टी में और टी डैश में रिलेशन। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर टी डैश, ये जो के दिख रहा है जरा के कॉमन ले लो, के कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा टी प्लस ये आ गया 1 माइनस के स्क्वायर। अच्छा, अगर k कॉमन ले ले तो यहाँ पर हमारे पास एक k स्क्वायर और आ जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, हम v को बाहर लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास x अपॉन v। इतनी बात क्लियर सभी को? हमें इसको सॉल्व करना है। ध्यान सुनना, कैसे सॉल्व करना है। हम k निकाल चुके हैं, k की वैल्यू हमें बताया k इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। k निकाल चुके हैं, बस इसी k की वैल्यू उठा करके लगानी है। चलो जरा देखते हैं। यहाँ पे टी डैश देखो, ये k आ गया, यहाँ पर टी आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा और सॉल्व करा जा सकता है। ध्यान से देखो, ये के स्क्वायर दिख रहा है, के स्क्वायर को जरा सेपरेट करो, सेपरेट करोगे तो याद आएगा 1 अपॉन के स्क्वायर, यहाँ के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा -1, ये आ गया हमारे पास x अपॉन वी। इतनी बात क्लियर? अब रखते हैं वैल्यू। चलो जरा देखते हैं, यहाँ पर आ गया हमारे पास पुट वैल्यू ऑफ के। देखो जरा के की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर टी डैश, यहाँ पर तो के दिख रहा है, के की वैल्यू में पता है, के की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इतनी बात की है ना। अच्छा, जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया टी प्लस, यहाँ पर है 1 अपॉन के स्क्वायर। अच्छा, चलो निकाल लेते हैं 1 अपॉन के स्क्वायर, देखते हैं कितना होगा। 1 अपॉन करो जरा इसको, ये 1 अपॉन के हो गया, इसका रेसिप्रोकल करो, ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 1 अपॉन के स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कर लो तो ये आ गया 1 अपॉन के स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करो, ये आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो के था, के की जगह तो ये वैल्यू रख दी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर जो 1 अपॉन के स्क्वायर दिख रहा है, अब उसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मतलब अगर इस ब्रैकेट की बात करें तो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर -1 और लगा हुआ है, ये -1 हमारे पास ऐसे के साथ है। यहाँ पर लगा है हमारे पास x अपॉन वी, ये फॉर्मूला हमारे पास इतना बन के तैयार है। इतनी बात क्लियर है? देखो यहाँ पे, ये अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो, ये इतना नोट करना हो अगर तो नोट कर लो, करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, ये पूरा तुम्हारे पास है, अगर ये तुम्हें नोट करना हो तो नोट कर लो। चलो देखो, हटा दो। देखो आर्टिकल आ गया। अच्छा, ध्यान से देखो, ये +1 और ये -1, ये तो कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बच क्या रहा है, देखो जरा, टी डैश इक्वल टू, देखो जरा ऊपर क्या बचा। अब यहां पर हमारे पास ये रखा हुआ है टी प्लस, ध्यान से देखो, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और बगल में रखा हुआ x अपॉन वी। इतना क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पूरा 1 अपॉन में है, मतलब यहाँ पर नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, हमें एक बात पता है कि x बराबर सी टी होता है, ठीक है, हमें यहाँ पर पता है x बराबर सी टी। सोचो जरा, याद करो, दो इक्वेशन रखी थी, x इज इक्वल टू सी टी और x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। तो x बराबर सी टी रख दो, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल करके आता है t डैश इज इक्वल टू टी प्लस, या यहाँ पर देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा माइनस, v से v कैंसिल, ये हो गया v अपॉन सी स्क्वायर, और x की जगह हमारे पास आ जाएगा सी टी, ये c से ये c कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है, देखो यहाँ पर हमारे पास t डैश का एक रिजल्ट आ गया। अच्छा, यहाँ t दिख रहा है, यहाँ t दिख रहा है, देखो t कॉमन आ सकता है, तो t कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस v अपॉन सी, और नीचे जरा देखो, यहाँ पर रखा हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारे पास रिजल्ट आया। ठीक है, तो t डैश की वैल्यू आ गई t ब्रैकेट में 1 माइनस वी अपॉन सी अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई सभी बात? इतना क्लियर हो गया सभी बात? अब जरा समझना, तुम्हारे पास एक रिजल्ट आ गया है,
टी डैश इन टर्म्स ऑफ टी। अच्छा, इसी का एक फॉर्मूला और निकल सकता है, ठीक है, यहां तक तुम्हारे पास हो गया। इसी का एक फॉर्मूला और निकल सकता है, उसको भी जरा देखते हैं क्या और कैसे। देखो अब यहां पर ये जो फॉर्मूला देख रहे हो, इसी फॉर्मूले को आगे भागते हैं, ध्यान से देखना, यहां से आगे लेके आएंगे। हमें यहां पता है टी डैश बराबर टी प्लस, यहां पर माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया एक्स अपॉन वी, अपॉन में आ गया अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान सुनना, एक ये फॉर्मूला निकाल दिया, इस फॉर्मूले में एक्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, ध्यान सुनना, इस फॉर्मूले में तुम्हें एक्स नहीं दिख रहा है, मतलब ये टी डैश और टी के फॉर्म में फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब जो तुम्हारा क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगा वो तुम्हारा यूज होता है टी डैश का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये इसलिए लिखवा दिया ताकि तुम्हें पता रहे कि टी डैश टी के फॉर्म में क्या होता है। इसका यूज लगभग नहीं है, तुम्हारे पूरे सिलेबस में इसका यूज लगभग नहीं है। ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ये तुम्हारा बहुत जगह यूज होगा, अब जो आगे आने वाला है वो फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, चलो जरा देखते हैं, इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना है। देखो यहाँ v से v कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर हमारे पास टी डैश का फॉर्मूला आ रहा है टी माइनस v से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बच क्या रहा है केवल एक्स वी, ये आ गया एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर और अपॉन में आ गया अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला निकल करके आता है, और ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, इसको कभी नहीं यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। ये इसलिए लिखवा दिया ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि विदाउट एक्स फॉर्मूला क्या होता है। ये एक्स के साथ फॉर्मूला है, और जो एक्स के साथ फॉर्मूला है वही हम बार बार यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर होगी सभी बात यहाँ तक समझ में आया? तो अब जरा समझना, हमें यहाँ पर निकाला, हमने यहाँ पे निकाला क्या है टी डैश, जो LHS में होता है उसी की तो वैल्यू निकालोगे। हमने यहाँ पर निकाला है टी डैश, हमें पता क्या है टी, ध्यान से देखो, हमें पता क्या है यहाँ पे टी पता है। अच्छा टी पता है, हमने टी डैश निकाल दिया, इतनी बात क्लियर। अच्छा अगर टी पता है तो तुम कौन से फ्रेम में हुए? तुम हुए फ्रेम एस में, मतलब तुम्हें फ्रेम एस का डाटा पता था, तुमने फ्रेम एस के डाटा को ट्रांसफर कर दिया फ्रेम एस डैश के डाटा में। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ पे, ये समझना है सभी बात। अब आगे जरा देखते हैं, चलो दिखाते हैं। ठीक है, चलो हटाते हैं। देखो अच्छा, अब हम यहां पर हमने निकाला यहाँ पे टी डैश इन टर्म्स ऑफ टी। अब इसी का रेसिप्रोकल करते हैं, जरा इसको पलट दो। अब यहां पर चलो निकालते हैं टी, अब वो किसके टर्म में निकलेगा? टी डैश के टर्म में, यहां पर आ जाएगा टी डैश। अच्छा फॉर्मूला कैसे बनता है ये जरा सीखो, ध्यान सुनना, जो बता रहे हैं उस बात पे ध्यान रखना, तो तुम्हें चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ये फ्रेम एस हो गया, ये एस डैश हो गया, ये वी वेलोसिटी चल रहा है। अच्छा जरा सुनो, तुमने यहाँ टी डैश निकाला, टी डैश यहाँ का टाइम इंटरवल था, टी यहाँ का टाइम इंटरवल था। ठीक है, टी डैश निकाला, मतलब तुम्हें ये पता नहीं है, पता क्या है ये? अगर ये पता तो तुम कौन से फ्रेम में हो? फ्रेम एस। तुमने फ्रेम एस का डाटा ट्रांसफर कर दिया इन फ्रेम एस डैश। इतनी बात क्लियर? तुमने टी की वैल्यू ट्रांसफर किसमें कर दी? टी डैश में। इतना समझ आया? अब जरा सोचो, अगर तुम फ्रेम एस डैश में हो तो नोन क्या है? टी डैश। फाइंड आउट क्या करना है? टी। इतनी बात क्लियर? यहां पर तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है? टी। आगे जाओ, अगर यहाँ टी फाइंड आउट करना है तो तुम यहां पर फ्रेम एस डैश में हो और v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए फ्रेम एस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी v। मतलब अगर तुम्हारी वेलोसिटी v है तो फ्रेम s की वेलोसिटी तुम्हारे लिए माइनस v हो जाएगी। मतलब यहाँ v की जगह माइनस रखना है, माइनस रखोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस। ये हो गया हमारे पास एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। जरा समझना, अगर तुम फ्रेम एस डैश में कैलकुलेशन करते हो, अब ये एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स डैश हो जाएगा। क्यों? जब तुम फ्रेम एस में थे तो तुम्हें टाइम टी पता है, और तुम्हें पता क्या होगा? यहाँ की पोजीशन एक्स। लेकिन जब तुम फ्रेम एस डैश में हो तो तुम्हें पता क्या है? टाइम टी डैश, और यहाँ पर पोजीशन एक्स डैश पता है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? एक्स डैश यूज होगा। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे? आगे जरा देखो, देखो यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर जरा देखो, नीचे क्या रहेगा? अंडर रूट 1 माइनस, अच्छा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पर तो हमने माइनस वी कर दिया। अच्छा यहाँ करके देखो,
यहाँ v की जगह माइनस वी करोगे तो स्क्वायर लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तुम चाहे जितना फ्रेम चेंज कर लो, ये जो तुम्हारे पास आता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जरा सोचो, अगर फ्रेम चेंज करने की वजह से इस टर्म में, नीचे वाले टर्म में अगर कोई फर्क पड़ता तो क्या ये कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती थी क्या? सोचो जरा, कांस्टेंट है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब तुम चाहे एक फ्रेम में रहो चाहे दूसरे फ्रेम में रहो, ये कांस्टेंट नहीं बदलेगा। इतनी बात क्लियर? यहाँ पे कांस्टेंट नहीं बदलेगा। तुम यहाँ पे रख के देख लो, v की जगह माइनस वी रखो तो ये हो जाएगा माइनस वी का होल स्क्वायर, ये वापस इसको पॉजिटिव कर देगा। इतनी बात क्लियर होगी सभी यहाँ पे? तो अब आगे जरा देखते हैं। तो अब जरा सुनो, यहाँ पे यहाँ पर तुम्हारे पास लॉरेंट्ज के ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होते हैं। पिछले टर्न पे जो आर्टिकल शुरू करा था वो यहाँ पर जाकर के कंप्लीट होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास टी डैश और टी में एक रिलेशन आ गया और ये फिर से टी और टी डैश में एक रिलेशन निकल करके आता है। इतनी बात क्लियर हुई सभी वहां पे? यहाँ तक समझ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब देखो यहाँ पे, अब टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या क्या रिजल्ट आएंगे, कैसे कैसे रिजल्ट आएंगे। चलो देखते हैं। अच्छा, आगे टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार जरा फॉर्मूले अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। एक बार जरा फॉर्मूले अपने दिमाग में बैठा लो। देखो, अगर हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे पास फॉर्मूलेज बिल्कुल एज इट इज आते हैं। पहला पोजीशन पे फॉर्मूला आता है। पोजीशन पे फॉर्मूला आएगा हमारे पास एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले को देखो, तुम x डैश निकालना, सॉरी अब x निकालना चाहो, अगर x निकालना चाहो तो x बराबर होता है x डैश माइनस b, अब यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा प्लस b, t आ जाएगा t डैश अपॉन में आएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तुम्हारे पोजीशन के फॉर्मूले हो गए, या पोजीशन का लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हम यहीं पर टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अभी अभी देख के आए हो, देख लो एक बार फॉर्मूले अपने दिमाग में कायदे से बैठा लो। फॉर्मूला होता है टी डैश बराबर टी, ठीक है। यहाँ पर आएगा माइनस का, आ जाएगा हमारे पास वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में आता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, इसी का जरा देखो यहाँ पे। अब देखो, अपने आप जरा सीखो, एक फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। टी डैश इन टर्म्स ऑफ टी ऐसा है। अगर मान लो हमें टी निकालना हो इन टर्म्स ऑफ टी डैश, तो कैसे निकालोगे? यहाँ माइनस था तो अब यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी, ये प्लस हो जाएगा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अगर t इन टर्म्स ऑफ t डैश निकाल रहे हो तो यहाँ पर x की जगह भी क्या यूज होगा? x डैश। क्यों यूज होगा? इसीलिए तुम्हें इतने टाइम से बेसिक समझा रहे हैं, ध्यान सुनना। जब ये फॉर्मूला देखते हो तो इसके लिए निकाल के रहे हो t, मतलब कौन से फ्रेम का डाटा निकाल रहे हो? फ्रेम s का डाटा निकाल रहे हो। बात समझा यहाँ पे? यहाँ पर तुम फ्रेम s का डाटा निकाल रहे हो। फ्रेम s का डाटा निकाल रहे हो तो तुम्हें कौन से फ्रेम का डाटा पता है? तुम्हें फ्रेम s डैश का डाटा पता है। फ्रेम s डैश का डाटा अगर पता है तो फ्रेम s डैश में जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है? x डैश पोजीशन होती है। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे? इतना क्लियर सभी को यहाँ पे? तो अब जरा सुनो, यहाँ पर इतना आ गया और अपॉन में आएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और एक बार जरा समझना, ये तुम्हारे पास दो फॉर्मूले तो आ रहे हैं। अगर तुम बुक्स देखोगे, वैसे तुम देखते नहीं हो बुक्स, लेकिन अगर मान लो कभी बुक्स देखोगे तो कई सारी किताबों में मिस प्रिंटिंग होती है, तो वहां पर ये पूरा अपॉन में सी स्क्वायर कर देते हैं, जो गलत होता है। भैया ध्यान रखना, बहुत जगह यूज करोगे फॉर्मूला, केवल और केवल वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर होता है, टी के साथ अपॉन में सी स्क्वायर नहीं लगता। कई किताबों में मिस प्रिंटिंग है, कई किताबों में, ठीक है। और ध्यान रखना, किताबों में डेरिवेशन देखोगे उसमें वो टोटल अपॉन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और फिर कुछ भी करके उनका रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पर तुम्हें सारे डेरिवेशन कराएंगे, इस बात का ध्यान रखना, कभी भी टोटल में अपॉन नहीं होता है, ठीक। चलो, ये तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन थे। अब इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आर्टिकल आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर तुम रिलेटिविटी पढ़ने वाले हो। ये क्या था? ये बेस था रिलेटिविटी का, कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से चलते हैं, कब? जब एक फ्रेम बहुत तेज स्पीड से भाग रहा होगा। अब इसका यूज देखते हैं कि हमारे पास कहां कहां कैसे कैसे यूज है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहला हमारे पास एक यूज निकल करके आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन।
देखो हमारे पास सबसे पहला जो यूज निकल करके आता है वो होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या होता है अभी देखते हैं। देखो तो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। अच्छा, जो तुम्हें यहाँ पे वर्ड के मीनिंग से समझ में आ रहा है वही चीज होने वाली है। हमारे पास लेंथ छोटी हो जाएगी रिलेटिविटी अप्लाई करके। कैसे होगी जरा देखते हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल इस पे दिमाग न डालना। अभी जो बात यहाँ समझा रहे तुम्हें फ्रेम है, बस वो समझो, वो फ्रेम की चीजें याद रखो, बाकी तुम्हें कोई दिक्कत जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की। चलो जरा देखते हैं। हमारे पास अब जब भी कोई आर्टिकल आगे बढ़ेगा तो हमारे पास सारी चीजें वैसे ही आ जाएंगी। देखो एक फ्रेम ऐसे, ये फ्रेम एस डैश है, ये फ्रेम तुम्हारा रेस्ट फ्रेम है, ये फ्रेम मूविंग फ्रेम है विद वेलोसिटी v। कैसे मूव कर रहा है? बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा है। बहुत तेज स्पीड से मूव करेगा तो अब यहाँ पर हम रिलेटिविटी अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा समझना क्या करा। अभी तक हम क्या बताते थे, ध्यान सुनना। अभी तक हम क्या बताते थे कि अगर तुम्हारे पास दो फ्रेम हो और एक ऑब्जेक्ट हो तो वो ऑब्जेक्ट अलग होता है, दोनों फ्रेम अलग होते हैं। लेकिन अब यहां पर बातें बदलेंगी, ध्यान सुनना। अब यहां अलग केस लेके चलेंगे। अब हम यहां पर एक रॉड लेते हैं, यहां पर हमने एक रॉड ले ली। इस रॉड की जो लेंथ है वो L0 है। रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ है वो L0 है। और रॉड कहां रखी है? रॉड रखी है फ्रेम S डैश में। मतलब अगर तुम फ्रेम S में हो तो तुम्हारे लिए ये रॉड विद वेलोसिटी v भागती चली जा रही है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? इतना समझ आया? अच्छा अब आगे जरा देखते हैं। अब इसमें कुछ डाटा बिठाते हैं। सोचो जरा, रॉड का एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट है। हमें दो पॉइंट दिख रहे हैं। अगर तुम यहाँ पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ के आए हो तो बस यहाँ पोजीशन रखो। मानते हैं पोजीशन? चलो जरा देखते हैं। पहले फ्रेम S के लिए अगर फ्रेम S की बात करें तो इसकी जो पहली पोजीशन है ये मान लो हमारे पास कुछ x1 है यहाँ से यहाँ पर, और जो दूसरी पोजीशन देख रहे हो ये मान लो हमारे पास कुछ x2 है। इतनी बात क्लियर? मतलब अगर फ्रेम S की बात करें तो फ्रेम S में रॉड की अगर लेंथ निकालनी हो तो क्या लगता है? x2 में से x1 माइनस कर दो। बात समझा नहीं यहाँ पे? अगर हम फ्रेम S की बात करेंगे, फ्रेम S में रॉड की लेंथ कुछ x2 माइनस x1 आ जाएगी। इतना क्लियर? अच्छा आगे जरा सुनते हैं। मान लो फ्रेम S डैश में अगर S डैश की बात करेंगे तो हमने मान लिया इसका जो स्टार्ट पॉइंट है इसकी पोजीशन x1 डैश हो गई। अच्छा इसका जो एंड पॉइंट है हमने इसकी पोजीशन कुछ x2 डैश मान ली, ठीक है। फिर से जरा सुनना, सारी बातें दिमाग में बैठा लो। हमारे पास एक रेस्ट फ्रेम S है, एक मूविंग फ्रेम S डैश है। हमारे पास मूविंग फ्रेम में L0 लेंथ का एक रॉड रखा है, ठीक है। अगर ये रॉड रखा है, हमें इस रॉड की स्टडी फ्रेम S डैश और फ्रेम S में करनी है। अगर इनमें हमें स्टडी करनी है तो हमें यहाँ पर इनकी पोजीशन माननी पड़ेगी। तो जो यहाँ पे पहला सिरा दिख रहा है, पहले सिरे की फ्रेम S से पोजीशन x1, फ्रेम S डैश से पोजीशन x1 डैश, फ्रेम S से पोजीशन x2, फ्रेम S डैश से पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी x2 डैश। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ पे? अच्छा अगर हम फ्रेम S डैश में बात करें तो S डैश में लेंथ कितनी हो जाएगी? x2 डैश में से x1 डैश माइनस कर दो, ये हो गया x2 डैश माइनस हो गया x1 डैश। इतनी बात क्लियर? अच्छा हमने इसकी ओरिजिनल लेंथ मानी क्या है? L0। रॉड वाकई में कहां पर है? फ्रेम S डैश में। तो जो फ्रेम S डैश में लंबाई होगी वही हमारे पास क्या होगी? L0, ठीक है। अब देखो, अब आधों का दिमाग बोल रहा होगा कि ये x2 माइनस x1 या फिर x2 डैश माइनस x1 डैश दोनों बराबर होने चाहिए। सोचो जरा, तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा होगा? x2 डैश माइनस x1 डैश मतलब ये लंबाई और x2 माइनस x1 मतलब यही लंबाई। अब कायदे से तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ आइंस्टीन रिलेटिविटी ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब यही तुम पढ़ने वाले हो। चलो जरा देखते हैं, ध्यान सुनना। देखो कुछ लिख रहे हैं। हमने यहां पर फ्रेम S लिया और फ्रेम S में इस रॉड की लंबाई निकालते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, हमने यहां फ्रेम S लिया,
फ्रेम एस में हम इस रॉड की लंबाई निकालते हैं। चलो जरा समझना, ये जो एल नॉट देख रहे हो, एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड इन फ्रेम एस डैश, और फ्रेम एस में हमने इसकी लेंथ एल मान ली, एस डैश में इसकी लेंथ एल नॉट थी, तो एस में हमने इसकी लेंथ एल मान ली। इतनी बात क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा एल इज द लेंथ ऑफ रॉड इन फ्रेम एस एंड एल नॉट इज द लेंथ ऑफ रॉड इन फ्रेम एस डैश। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि ये एल और एल नॉट अलग अलग है। ठीक, चलो जरा देखते हैं। अगर हम फ्रेम एस की बात कर रहे हैं, फ्रेम एस में रॉड की लेंथ निकालेंगे, तो रॉड की लेंथ फ्रेम एस में निकलती कैसे? ये आता है हमारे पास x2 माइनस x1। इतनी बात समझ आ रही है आपको? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास क्या आता है? x2 माइनस x1। अच्छा जरा समझना, अगर यहाँ पर रिलेटिविटी अप्लाई कर रहे हो, तो रिलेटिविटी अप्लाई करते समय ध्यान सुनना, रिलेटिविटी अप्लाई करते समय लॉरेंट्ज के ट्रांसफॉर्मेशन सामने आते हैं। चलो उनको भी देखेंगे। ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ रॉड इन फ्रेम एस, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इसी तरह से एस डैश में देख लेते हैं, तो यहां पर आएगा हमारे पास लेंथ ऑफ रॉड, यहां पर आता है हमारे पास इन फ्रेम एस डैश। अच्छा यही चीज एस डैश में देखो, यही तुम एस डैश में कर लो। अगर एस डैश में करोगे तो लेंथ हो जाती है एल नॉट, अगर ये एल नॉट है तो यहां पर आ गया x2 डैश माइनस x1 डैश, जैसा कि दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर आर्टिकल आगे मारते हैं। अच्छा डायग्राम हटा दें। डायग्राम में केवल इतना समझना था कि हमारे पास x1 डैश x2 डैश क्या होगा और x1 और x2 क्या होगा। ठीक है, डायग्राम में केवल इतना समझना है। अब हटा दें यहाँ पे डायग्राम। चलो देखो, देखो यहां पर अगर हम लॉरेंट्ज के ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहां पर हमारे पास आएगा फ्रॉम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, ये आ जाएगा फ्रॉम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला अगर देखो तो हमारे पास होता है x डैश बराबर होता है x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा समझ रहा, क्या यहाँ पर x डैश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। x1 डैश दिख रहा है और x2 डैश दिख रहा है। अगर x1 डैश और x2 डैश दिख रहा है तो हम यहाँ पर ये x1 डैश लेके चलेंगे। जब तुम x1 डैश लेके चलोगे तो कौन यूज होगा यहाँ पे? यहाँ पर x1 यूज होगा। अच्छा इसी तरह से अगर तुम यहाँ पर x2 डैश निकालो तो x2 डैश कैसे आ जाएगा? x2 माइनस वी टी और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ये v और t लिखा है, ठीक है, अब दिख रहा है? चलो ठीक। अच्छा हमें x1 डैश इन टर्म्स ऑफ x1 मिल गया, यहां पर x2 डैश इन टर्म्स ऑफ x2 मिल गया। चलो उठा के लगाते हैं। कहां लगा सकते हैं? इक्वेशन नंबर 2 में लगा सकते हैं। तो यहां पर आ गया हमारे पास पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 पे जरा लगाओ, तो यहां पर हमें दिख रहा है एल नॉट, ये आ गया x2 डैश, वैल्यू रखो। x2 डैश की जगह आएगा ये वैल्यू x2 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जरा देखो माइनस x1 डैश, माइनस x1 डैश आ गया हमारे पास x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा जरा देखो डिनोमिनेटर तो सेम दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको बाहर ले लो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या बच रहा है? ये आ गया हमारे पास x2 माइनस वी टी, यहाँ पर है x1 माइनस वी टी, लेकिन बाहर माइनस लगा है। अच्छा बाहर अगर माइनस लगा तो x1 नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे ये हो जाएगा पॉजिटिव वी टी। इतनी बात क्लियर? माइनस वी टी से प्लस वी टी कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा? x2 माइनस x1। तो हमारे पास ये एल नॉट की वैल्यू आ गई x2 माइनस x1 अपॉन में आएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको आगे लेते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। ध्यान रखना आप, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? L बराबर x2 माइनस x1। इक्वेशन नंबर 2 के L नॉट बराबर x2 डैश माइनस x1 डैश। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो
यहाँ पर बच क्या रहा है x2 माइनस x1, तो हमारे पास रिजल्ट आता है L0 बराबर x2 माइनस x1 अपॉन में आएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा जरा ध्यान सोचो, x2 माइनस x1 ये इक्वेशन नंबर 1 में तो था, तो यहाँ पर हमारे पास सामने आता है सिंस x2 माइनस x1 बराबर L है, लगा दो भागे, तो फाइनल रिजल्ट आएगा L0 बराबर L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर L का अगर फॉर्मूला निकालो तो L आ जाएगा L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये उठ के यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। इतनी बात दिख रही है यहाँ पे, तो अब हमारे पास ये एक फॉर्मूला निकल करके आता है, ठीक है। ध्यान सुनना, ये जो L0 है, L0 इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड। L क्या है? L इज द चेंज्ड लेंथ ऑफ रॉड। ये जो रॉड की लेंथ चेंज हो चुकी है ये वो है। अब पहले तो एक बात जरा सोचो, L0 और L में बड़ा कौन है? अगर हम L0 और L की बात करें तो इसमें हमारे पास बड़ा कौन है? देखो यहां तक क्लियर है, ये सबका हो गया, हटा दें, ठीक है। हो गया क्या मतलब, देख लिया, समझ लिया ना। चलो आगे, बस कैलकुलेशन है ये तो। देखो आप यहां पर हमारे पास आ रहा है L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इतना क्लियर है? आगे बस, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा L0 और L में बड़ा कौन है? ध्यान से, इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए ये वाला टर्म K। ध्यान से, अगर हम यहां पर इसकी बात करें 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की, तो जरा सोचो, अगर हम यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर देखते हैं। अच्छा देखो, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा, ध्यान सुनना, वो जो रिजल्ट आएगा वो तो 1 से छोटा ही आएगा ना। सोच लो, अगर तुम कुछ भी 1 से माइनस कर दोगे तो 1 से छोटा आएगा। अगर तुम 1 से 0.2 माइनस कर दो तो तुम्हारे पास 0.8 आएगा। अच्छा 1 में से अगर तुम 20 माइनस कर दो तो तुम्हारे पास माइनस का 19 आएगा। अच्छा कुछ भी आ जाए रहेगा तो 1 से छोटा। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे देखो, यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा है, अंडर रूट ले लो, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये 1 से छोटा हो गया। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये जो अंडर रूट का टर्म होता है ये 1 से छोटा होता है। अगर 1 से छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारे पास जो L आएगा वो L0 से छोटा हो जाएगा। जरा सुनो, ये तुम्हारे पास 1 से छोटा आ गया। यहां पर क्या दिख रहा है? L0 का मल्टीप्लाई करा दो तो यहां पर आ गया L0, या आ गया अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर